हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आज की न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन आज की न्यूज़ की शुरुआत हम इंपॉर्टेंट पर्सन मतलब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट वगैरह से नहीं करने वाले हैं। आज सीधे हम बात करने वाले हैं साइंस से, टेक से, इसके अलावा डिफेंस की न्यूज़ है और G20 जो समिट होने वाली है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है, हम वहाँ से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर? इसके अलावा काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन भी होंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ साथ। अगर आज के क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर्स, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनेस्को। यूनेस्को इस दिन को सेलिब्रेट करती है और यहाँ पर हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, और वो जो गोल है वो ये कहता है कि एजुकेशन फॉर ऑल, एक्सेसिबल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है और इसी को अचीव हम करना सभी कंट्रीज का मकसद है। इसलिए यहाँ पर यूनेस्को इस दिन को सेलिब्रेट करता है हर साल 8 सितंबर 2023 से। ये जो सस्टेनेबल गोल है या डेवलपमेंट गोल है SDG, इनको 2015 में लाया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन। अंत में बात कर लेते हैं हम आज की थीम के बारे में। थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन द ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। ये इस साल थीम है इंटरनेशनल लिटरेसी डे की। तो हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम 8 सितंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यूनेस्को इसमें इसे सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड PT डे, मतलब वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे 2023। यहाँ पर 8 सितंबर 1951 को वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए 8 सितंबर को हम वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली लोगों को बताने के लिए कि फिजिकल एंड रेगुलर एक्टिविटी, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए। थीम क्या रही है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के? तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इसकी थीम है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डे थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। अंत में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि हमने SSC जनरल अवेयरनेस की एक मैगजीन, एक बुकलेट लॉन्च की है। इस बुकलेट में आपको 10,000 प्लस MCQ PYQ मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में डिफरेंट SSC में पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर SSC CGL, JEE, CPO, CHSL और MTS को कवर किया है। ये बुकलेट अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो perchamclasses.in हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप सारी अपडेट को ले सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिनों में ही CPO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी बच्चों को हो सकता है रिक्वायरमेंट हो, CDS का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उन सभी के लिए भी यहाँ पर ये मैगजीन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। स्टार्ट कर लेते हैं आज का CA। सबसे पहले नंबर पे है वर्ल्ड की टॉलेस्ट नटराज की स्टैच्यू। ये जो स्टैच्यू है ये नटराज की स्टैच्यू है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट है और इसे भारत मंडपम, जहां पे G20 समिट होने वाला है दिल्ली में 9 सितंबर को, वहां पर इसे अनवील किया गया है। तो क्या खास बात है इस नटराज की स्टैच्यू में, हमें वो डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पर अब ध्यान से समझिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वन लाइनर मिलने वाली है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट नटराज की स्टैच्यू है, इसे इंस्टॉल किया गया है भारत मंडपम में। भारत मंडपम जिसके बारे में हमने प्रीवियस जो हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस थी वहां पर हमने डिस्कशन किया था। भारत मंडपम बेसिकली वेन्यू है अपकमिंग G20 समिट का दिल्ली में। हम सभी का बताना चाहते हैं कि 9 से लेकर 10 सितंबर के बीच में दिल्ली में भारत मंडपम में G20 की समिट होने वाली है और वहीं पे वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज स्टैच्यू को लॉन्च किया है। इसकी टोटल हाइट 28 फीट की है और लगभग इसका वेट 20 टन का है।
ये अष्ट धातु मतलब 8 अलग अलग मेटल से बनाई गई है। और जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको एक टेक्निक के बारे में पता चलता है विच इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो इसी लॉस्ट वैक्स टेक्निक की मदद से, अष्ट धातु की मदद से इस स्टैच्यू को डिजाइन किया है, डेवलप किया गया है इन द रिकॉर्ड टाइम। केवल और केवल 7th मंथ में ये स्टैच्यू बन के तैयार हो गई। और इसके जो डिजाइनर हैं वो कौन है? राधा कृष्ण सतपति। राधा कृष्ण सतपति के द्वारा इस स्टैच्यू को डिजाइन किया है और उनकी पूरी टीम ने। कहां पर? तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। अब तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से दिल्ली लाने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था और 4 दिन के अंदर, 4 डेज के अंदर स्टैच्यू को दिल्ली में लेकर आया गया। अब ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? तो बेसिकली एक इस तरीके का रोड मैप तैयार किया जाता है जहाँ पे कोई भी स्टॉपेज ना हो, कोई भी ट्रैफिक ना हो, तो आसानी से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज़ का किया जा सके। जनरली हेल्थ सेक्टर में इस तरीके के कॉरिडोर को तैयार किया जाता है जब किसी व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होना है, उस तरीके से। द ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया इज अ स्पेशल पाथ दैट इज क्रिएटेड विदाउट एनी स्टॉपेज। क्लियर है इतनी चीजें? और यहाँ पर ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी नटराज की स्टैच्यू बनाने की, इस प्रोसेस की शुरुआत क्ले से हुई थी। और एक क्ले कहाँ की थी? कावेरी रिवर की क्ले से स्टैच्यू बनाने की शुरुआत की गई थी बाय द राधा कृष्ण सतपति। क्लियर? तो हमको पता चल चुका है कि टोटल जो स्टैच्यू है उसकी हाइट 28 फीट की है। बेसिकली ओरिजिनल जो हाइट है स्टैच्यू की वो 22 फीट की है और जिस पोडियम पे इसे रखा गया है उस पोडियम की हाइट 66 फीट है। तो टोटल मिला के 28 फीट का ये आपका नटराज का स्टैच्यू देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट या टॉलेस्ट नटराज का स्टैच्यू है। ठीक है। द G20 लीडर समिट विल टेक प्लेस ऑन द September 9th and 10th एट द न्यू बिल्डिंग ऑफ भारत मंडपम। भारत मंडपम में यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। अब 9 सितंबर को, 9th of September को यहाँ पर कल्चर कॉरिडोर को भी इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है, 9th of September को कल्चर कॉरिडोर को भी भारत मंडपम में इनॉग्रेट किया जाएगा। इस कल्चर कॉरिडोर में डिफरेंट वैल्यूएबल जो आर्टिफैक्ट्स है, अलग अलग स्टैच्यू है, पेंटिंग है, जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स है 29 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की, वो यहाँ पर शो किए जाएंगे। 29 कंट्री कैसे हुई? तो मैं आपको पता है कि G20 में तो 20 नेशंस है, मतलब 19 मेंबर कंट्री और आपका यूरोपियन यूनियन। लेकिन आपको ये भी पता है कि 9 हमने गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया है। 9 कौन है? हमारी गेस्ट कंट्री है। तो 20 + 9 = 29। तो 29 पार्टिसिपेटिंग कंट्री के जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट है वो उस कल्चर कॉरिडोर में दिखाए जाएंगे। क्लियर है? तो याद रखने वाला है पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने G20 समिट में 9 गेस्ट कंट्रीज को इन्वाइट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। कितनी कंट्रीज हमने इन्वाइट की हैं? तो यहाँ पे 9 कंट्रीज को हमने इन्वाइट किया है G20 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए, अब यहाँ पर जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें से कुछ खास बातें मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने एक संस्कृत का वर्क पढ़ा होगा, सुना होगा, क्या? पढ़नी की अष्टाध्यायी। तो पढ़नी की अष्टाध्यायी को यहाँ पे रखा जाएगा। इसके अलावा गुटेनबर्ग बाइबल फ्रॉम जर्मनी, ऋग्वेद फ्रॉम इंडिया, रेयर कॉपी ऑफ मैग्ना कार्टा फ्रॉम द यूके का जो मैग्ना कार्टा की कॉपी है वो रखी जाएगी। ऋग्वेद को रखा जाएगा, पढ़नी की अष्टाध्यायी को रखा जाएगा, गुटेनबर्ग बाइबल फ्रॉम जर्मनी इसे रखा जाएगा। एक एनामॉर्फिक डिजिटल इमेज ऑफ मोनालिसा को रखा जाएगा फ्रांस से। इसके अलावा सर्टिफाइड ओरिजिनल कॉपी ऑफ द चार्टर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द USA इसे रखा जाएगा। और ये जो आपका फाउआ लिडेड जार ये चाइना का है, इसे भी इस कल्चर कॉरिडोर में रखा जाएगा और सभी कंट्री के वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे G20 की जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबिकम, मतलब द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इसलिए सारी कंट्रीज के जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स हैं उनको इस कल्चर कॉरिडोर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब एक और ख़ास बात है, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा आपको सिखाते हैं कि हमको वहाँ पर एक ब्रोंज का एक स्टैच्यू मिला था, एक गर्ल का स्टैच्यू था और वो गर्ल कैसी थी? डांसिंग गर्ल थी। सभी लोगों ने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में ये वाला टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टैच्यू को सेंटर में रखा जाना है। ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिप्लिका बेसिकली ये जो डांसिंग गर्ल है जो कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको मिली है, उसको एक रोटेटिंग पोडियम में रखा जाएगा और ये हॉल के बीच में होगा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा सभी के सभी डेलीगेट्स के लिए। इसके अलावा भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है। तो डेमोक्रेसी की हमारी क्या स्टोरी रही है, हम किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस पूरे एग्जीबिशन में इसे भी शो किया जाएगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रोबोट होगी जो भारत की डेमोक्रेसी की कहानी को अलग अलग डायलेक्ट में, अलग अलग लैंग्वेज में भी सुनाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 26 इंटरेक्टिव पैनल्स बनाए जाएंगे। इस तरीके से वो डिजिटल पैनल होते हैं ना, वो जिसमें अलग अलग 16 लैंग्वेज में आपको ऑडियो फॉर्म में हमारे भारत की डेमोक्रेसी की कहानी यहाँ पर मिलेगी। और वो लैंग्वेजेस ये हैं जिन लैंग्वेजेस में यहाँ पे ये पैनल्स तैयार किए जाने हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमने G20 के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया है। अब 9 और 10 तारीख को मीटिंग हो जाए, फिर वापस से एक बार डिस्कस कर लेंगे मीटिंग में क्या कंक्लूड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मनीज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल सेट टू ओपन इन बर्लिन। जर्मनी के बर्लिन में जर्मनी का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बन के तैयार हो गया है और दिवाली के समय, जब दीपावली का समय होता है, तब इस मंदिर को इनॉग्रेट किया जाने वाला है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग की थोड़ी सी कहानी हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पर्सन का नाम दिखाई दे रहा होगा, बिलावंदन कृष्णमूर्ति, वी कृष्णमूर्ति। ये वो पर्सन है जिन्होंने पिछले 20 साल में वॉलंटरी वर्क किया है, अलग अलग लोगों से डोनेशन इकट्ठा किया है और उसके बाद इस मंदिर को तैयार किया है, जो कि एक हिंदू टेम्पल है बर्लिन में। अलग अलग सोसाइटी से, एसोसिएशन से, लोगों से मदद लेने के लिए इन्होंने 2004 में श्री गणेश हिंदू टेम्पल एक एसोसिएशन को भी बिल्ड करने का काम किया है। अभी ये मंदिर बनके तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें कोई भी स्टैच्यू, कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के कुछ आर्टिस्ट हैं जो लगभग 5000 ईयर्स ओल्ड जो स्टोन है उसके जरिए हमारे गॉड्स की स्टैच्यूज को बना रहे हैं। जब स्टैच्यू तैयार हो जाएंगे तो इन्हें भारत से बर्लिन ले जाया जाएगा और इन मंदिरों में स्थापित किया जाएगा और ये समय होगा दिवाली का। दिवाली के समय इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और 6 डेज का कुंभ महाअभिषेक या कुंभ अभिषेकम का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत ड्रोन शक्ति। अब ये क्या पिक्चर है, भारत को अपनी ड्रोन शक्ति दिखानी है बेसिकली। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स विल होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023। तो इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, कौन कौन, इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलके कंडक्ट करने वाले हैं भारत ड्रोन शक्ति एक्सरसाइज 2023। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भारत ड्रोन शक्ति एक्सरसाइज किसके द्वारा रन की जाने वाली है। सो इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। कहां पर होगी ये, तो इंडियन एयरफोर्स का जो हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, वहां पर इस एक्सरसाइज को कराया जाएगा 25 से लेके 26 ऑफ सितंबर के बीच में। 2 डेज की ये एक्सरसाइज होने वाली है भारत ड्रोन शक्ति, जिसमें हमारे भारत के अलग अलग ड्रोन को यहाँ पर पेश किया जाएगा, वो लोग परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वे ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन, फायर सप्रेशन ड्रोन एंड टैक्टिकल सर्विलांस ड्रोन, ये सभी के सभी ड्रोन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि हम किस तरीके से मिलिट्री में और एज वेल एज सिविल डोमेन में इन ड्रोन का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भारत का जो एजेंडा है कि भारत को एक ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है हमें 2030 तक, तो उसी के लिए इस एक्सरसाइज को करना बड़ा जरूरी है। डन है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत ड्रोन शक्ति एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करा रहा है, कहाँ पर कंडक्ट हो रही है और भारत को ड्रोन हब कब तक बनाया जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। अब ये प्रोजेक्ट नमन क्या है, आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट नमन बेसिकली हम सभी को पता है कि जब भी वॉर की कंडीशन होती है तो उस समय बहुत सारे जो लोग होते हैं, हमारे जो सोल्जर होते हैं, जवान होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो
उनकी जो फैमिली है या उनके जो रिलेटिव है वो काफ़ी परेशान होते हैं, या फिर कोई सोल्जर है जिसकी डेथ हो गई है तो उसकी पेंशन के रिगार्डिंग भी उसकी फैमिली वाले काफ़ी परेशान होते हैं, तो क्यों ना एक ट्रांसपेरेंट मीडियम तैयार किया जाए और वो उन सारे सोल्जर्स को जो जिन्हें पेंशन मिलती है और उनके जो रिलेटिव्स है वो परेशान ना हो, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है। द प्रोजेक्ट विल इंटेल स्टेबलाइजिंग ऑफ फैसिलिटी एंड द ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर फॉर द वेटरनर एंड द किन ऑफ पर्सनल्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। बेसिकली पहली बार इस तरीके का जो सेंटर है वो सेटअप किया जा रहा है दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में। ठीक है, नमन का मकसद आपको समझ में आ गया कि जो हमारे सोल्जर्स हैं और वो और उनके जो रिलेटिव है वो परेशान ना हो, उनको प्रॉपर यहाँ पे सुविधाएं मिले, पेंशन मिले और जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के मिलते हैं। ये पूरा काम किया जा रहा है अंडर द स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही सेटअप किया है, इम्प्लीमेंट किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और जितने भी डिफेंस के सिविलियन हैं उन सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिशूल ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में। त्रिशूल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है और कितने दिनों तक ये चलने वाली है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शुरू की गई है त्रिशूल एक्सरसाइज। कौन रन कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स रन कर रही है। हर साल होने वाली एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है त्रिशूल। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड इस एक्सरसाइज को रन करा रहा है। 4 सितंबर से लेके 14 सितंबर के तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है। कहाँ से कहाँ तक? तो बहुत बड़े जोग्राफिकल या आपका एरिया जो है, जो कि लेह से लेके राजस्थान तक का एरिया है, लेह से लेके जो राजस्थान तक का एरिया है, इस पूरे एरिया को कवर करते हुए त्रिशूल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। तो लेह से लेके राजस्थान तक के एरिया में वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो त्रिशूल ट्रेनिंग एक्सरसाइज को रन कर रही है 4 से लेके 14 सितंबर तक। इस एक्सरसाइज में हमारे कई सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जैसे कि राफेल, मिराज, सुखोई एटसेट्रा। इन फाइटर जेट के अलावा हमारे जो चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर है वो भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। आइए हम बात करेंगे वेस्टर्न एयर कमांड के बारे में। वेस्टर्न एयर कमांड का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर मिलेगा आपको? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये इंडियन एयरफोर्स का लार्जेस्ट ऑपरेशनल एयर कमांड है। कौन सा? वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड बेसिकली नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है, कश्मीर से लेकर राजस्थान तक का जो एरिया है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम वेस्टर्न एयर कमांड करती है। ठीक है, पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया, कश्मीर, इन सारे एरिया में वेस्टर्न एयर कमांड ही कंट्रोल करती है। तो ये हमारी जो वेस्टर्न एयर कमांड है वो लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर कमांड है इंडियन एयरफोर्स की, जिसके खुद के 16 एयरफोर्स बेसेस आपको देखने को मिलेंगे और बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ये डिफेंस प्रोवाइड करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे भारत में एयरफोर्स के कितने कमांड काम कर रहे हैं, तो हमारे भारत में एयरफोर्स के 7 कमांड हैं। कितने हैं? 7 कमांड्स इंडियन एयरफोर्स के काम करते हैं। सबसे बड़ा जो कमांड और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वेस्टर्न एयर कमांड, फिर ईस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड एंड मेंटेनेंस कमांड। तो टोटल इंडियन एयरफोर्स के 7 कमांड इंडिया में रन हो रहे हैं। आप इनकी लोकेशन और इसके हेड ऑफिस देख सकते हैं। कई बार मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है। तो आपको वेस्टर्न एयर कमांड तो पता चल ही गया है, जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है। फिर आते हैं ईस्टर्न। तो ईस्टर्न का आपको मेघालय, शिलोंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम पहुंचते हैं कहाँ पर? सेंट्रल एयर कमांड। तो सेंट्रल एयर कमांड आपको मिलेगा प्रयागराज में। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर, गुजरात में देखने को मिलेगा। और सदर्न एयर कमांड आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मेंटेनेंस कमांड, तो मेंटेनेंस कमांड नागपुर, महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा। और ट्रेनिंग कमांड आपको कर्नाटका, बेंगलुरु में मिलेगा। तो ये भारत के 7 कमांड्स हैं। इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि किसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगली एक और डील हम करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, मतलब इंडियन आर्मी करने जा रही है, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल। अब कोई ऑपरेशन हुआ, जंग हुई, या हमारे जो बॉर्डर है उसमें कई सारे टैंक्स वगैरह डिप्लॉय होते हैं, कोई टैंक खराब हो गया तो अब उस टैंक की रिकवरी करनी है।
उसको सही करना है, उसको कैरी करके लेकर आना है बेस तक, एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल के बारे। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने प्लान किया है कि वो 170 कितने 170 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स को प्रोक्योर करेगा, मतलब खरीदेगा। ठीक है, जो कि प्लेन एरिया, सेमी डेजर्ट, डेजर्ट एरिया, हाई एल्टीट्यूड्स में या एक्सट्रीम गर्मी में, एक्सट्रीम ठंड में, हर एक एटमॉस्फेयर में, हर एक क्लाइमेट में जो काम कर सके। ठीक है, इतनी चीज़ें। दीज व्हीकल्स आर नीडेड फॉर रिकवरी ऑफ टैंक्स एंड हैवी इक्विपमेंट। इस तरीके के व्हीकल्स की ज़रूरत हमें कब होती है, जब हमें अपने टैंक्स की और हैवी इक्विपमेंट्स की रिकवरी करनी होती है इन द केस ऑफ ब्रेकडाउन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। ठीक है, अभी हम जो करंटली इस तरीके के व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं उसे तैयार किया है BEML ने, विच आर बेस्ड ऑन रशियन मेड T-72 टैंक। अब ये BEML क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, जान लेते हैं थोड़ी सी बातें। BEML का मतलब है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML का मतलब है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि हैवी इक्विपमेंट्स को, इस तरीके के बड़े बड़े व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। जो बड़े बड़े अर्थ मूवर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड करता है, जिसका हेड ऑफिस आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। तो अभी हम इसके द्वारा डिज़ाइन किया हुआ ही आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ने कहा है कि हमें बहुत जल्दी 170 ऐसे नए व्हीकल्स को प्रोक्योर करना है। तो प्रोक्योर करने के लिए अब अलग अलग कंपनी सामने आएंगी, बिडिंग करेंगी, कौन तैयार कर रहा है कौन नहीं, ये सब बात की चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल मल्टीपल इंडियन कंपनी है जैसे कि कल्याणी ग्रुप, महिंद्रा, टाटा, L&T, ये सभी लोग अभी सामने आने वाले हैं और उसके बाद फिर डिसाइड होगा किसके ज़रिए इनकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी। तो ये तो वो क्लासिफिकेशन है कि हाँ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक डेजर्ट एरिया में काम कर सके, मैक्सिमम 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्मी में काम कर सके, हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन रीजन में ये काम कर सके। तो वही सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे कोड के बारे में। क्या है भाई ये कोड, जिसको IIT जोधपुर ने तैयार किया है। सो IIT जोधपुर साइंटिस्ट डेवलप कोड डिवाइस फॉर गुड एयर क्वालिटी। तो IIT जोधपुर के साइंटिस्ट चाहते हैं कि हम जहाँ जिस प्रेमाइसेस में बैठे हैं, जिस कमरे में हम बैठे हैं, उसमें हमें इंडोर अच्छी एयर मिले, गुड क्वालिटी ऑफ एयर मिले। इसलिए उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया है विच इज़ कोड। डिवाइस का नाम क्या है, कोड डिवाइस का नाम है। ठीक है, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है कोल्ड, मतलब कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट डिवाइस फॉर गुड इंडोर एयर क्वालिटी। ये जो कोड डिवाइस है ना, ये बहुत कम पावर लेता है, मतलब लेस पावर कंज्यूम करके भी आसानी से ऑपरेट कर लेता है। हमारे एयर में आसपास कोई भी पैथोजन है, मतलब बैक्टीरिया है, फंजा है या वायरस है, तो उनको भी ये डीएक्टिवेट कर देता है। बड़ा अच्छा डिवाइस है, उनको भी ये डीएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में डस्ट है, कमरे में डस्ट है या पोलेंस है, उनको भी कैप्चर करने का काम कर देता है। और कोई गंदी सी बदबू आ रही है तो उसको भी रिमूव करने का काम ये कोड कर देता है। तो बड़ा अच्छा डिवाइस है ये कोड, जिसको IIT जोधपुर ने तैयार किया है। ठीक है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम तो पहुंच गए चंद्रमा पे, रशिया बेचारा फेल हो गया, अब जापान रेस में आया है। सभी कंट्रीज, सभी बड़े बड़े नेशन लगे हुए हैं, दौड़ लगा रहे हैं कि कौन पहले चंद्रमा पे पहुंचेगा और कौन वहां पर लैंड करने वाला है। तो 5वें नंबर की कंट्री बनने जा रही है जापान, अगर इसके रोवर ने लैंड कर लिया। और इसके रोवर का नाम है स्लिम। ठीक है, इसके रोवर का नाम क्या है, स्लिम। अगर इसने लैंड कर लिया तो ये 5वें नंबर की कंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे जापान ने लॉन्च किया है मून स्नाइपर मिशन। तो अगर पूछ लिया जाए कि मून स्नाइपर मिशन किसका है, तो मून स्नाइपर मिशन जापान का है। और इसने लैंडर है स्लिम, इसको भेजा है स्पेस में। फरवरी तक लैंड करेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर लैंड करेगा। ठीक है, तो जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च इट्स लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है मून स्नाइपर। इसने इसे HIIA रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। अगर इसने ये कर लिया तो जापान 5वें नंबर की 5th नंबर की कंट्री बन जाएगी जिसने लैंड किया होगा मून पे।
ठीक है, और इसने प्लानिंग की है लैंडिंग की कि नेक्स्ट ईयर तक ये लैंड करने वाला है। इट ऑल्सो सक्सेसफुली डिप्लॉय द लूनर लैंडर, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, मतलब स्लिम जो लैंडर है वो भी इसी रॉकेट के साथ भेजा गया है जो कि फरवरी में लैंड करने वाला है। ठीक है, इतनी चीज़ें, फरवरी में यहाँ पे लैंड करने वाला है स्लिम। तो स्लिम का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। किसका लैंडर है ये? जापान का है। जापान के मिशन का नाम क्या है? मून स्नाइपर है। ओके, चलिए अगली एक स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सवेरा, और ये प्रयागराज के पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। सो प्रयागराज पुलिस लॉन्च सवेरा स्कीम टू असिस्ट सीनियर सिटीजन। अब होता क्या है, जनरली आप देखते हैं कोई एक फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे रहा करते होंगे, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी करने बाहर चले गए, अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, 60 साल के ऊपर हो गए हैं और घर में रह रहे हैं। कई बार उनको कई सारी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो ऐसे सिटीजन्स जो कि अकेले रह रहे हैं या फिर जिनके आसपास उनके कोई रिलेटिव नहीं रह रहे हैं और उनको कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन एडल्ट्स की क्या करेगा? मदद करेगा, उन ओल्डर सिटीजन्स की मदद करेगा। इसलिए इसको शुरू किया गया है सवेरा स्कीम। द प्रयागराज पुलिस हैव टेकन अ प्रोएक्टिव स्टेप टूवर्ड्स इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन इन देयर कम्युनिटी। इसलिए इन्होंने लॉन्च किया है सवेरा स्कीम। सवेरा स्कीम बेसिकली इसेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है सीनियर सिटीजन्स को इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और इसे प्रयागराज जोन की 7 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी फिलहाल के लिए लॉन्च किया है। इसके अलावा सवेरा स्कीम में प्रयागराज पुलिस ने जो भी आसपास के एरियाज में सीनियर सिटीजन रहते हैं जिनकी एज 60 ईयर्स और उनके अबव है, तो उसका भी एक प्रॉपर डेटा मेंटेन करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अंत में बात करेंगे पर्सन्स एंड न्यूज़। हमेशा हम पहले बात करते हैं, आज हम आखिरी में बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगा आगे की जो G20 वाली न्यूज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ पर्सन देख लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नए सेक्रेटरी मतलब सचिव अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है नीरज मित्तल। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने रिसेंटली नीरज मित्तल को सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अपॉइंट किया है और इन्होंने टेक ओवर किया है के राजा रमन को। के राजा रमन क्योंकि इनका हो गया भाई प्रमोशन और ये चेयरमैन बन रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इन गुजरात। तो के राजा रमन को रिप्लेस किया है नीरज मित्तल ने और ये बन चुके हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के। इसके पहले क्या कर रहे थे ये? तो नीरज जी इसके पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगले पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं। हम बात कर रहे हैं SPG चीफ अरुण कुमार सिन्हा डायल इन गुड़गांव। तो यहाँ पे अरुण कुमार सिन्हा जो कि डायरेक्टर थे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के, अभी इनका टेन्योर चल रहा था, टेन्योर 2024 तक था, 2024 तक, लेकिन कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आए और केवल 61 ईयर्स के थे और इनकी डेथ हो गई। तो अरुण कुमार सिन्हा द डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पास्ड अवे रिसेंटली एट गुड़गांव एट द एज ऑफ 61। ठीक है, SPG बेसिकली एकदम बहुत पास से प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम SPG ग्रुप का होता है। इन्होंने SPG 2016 में ज्वाइन की थी और इनका जो टेन्योर था वो 31 मई 2024 तक का था और ये 12th नंबर के डायरेक्टर थे SPG के। SPG बेसिकली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जिसको 1985 में सेटअप किया गया था। ओके, इनके बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, वापस से सुर्खियों में थी तो मैंने सोचा एक बार शॉर्ट न्यूज़ में आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ प्रवीणा अंजना के बारे में। तो प्रवीणा अंजना उदयपुर से बिलोंग करती हैं और इन्हें मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का टाइटल मिला है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा प्रवीणा अंजना बन गई हैं जो कि उदयपुर से बिलोंग करती हैं। और ये मिस इंटरनेशनल जो जापान में होने वाला है अक्टूबर में, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। ओके, चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ में पहली बात करेंगे हम श्याम सुंदर गुप्ता के बारे में।
तो श्याम सुंदर गुप्ता, इन्हें प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे बनाया गया है पुणे में। इन्होंने मिस्टर मुकुल जैन को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर नवनीत अग्रवाल के बारे में। तो डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि हर एक मंगलवार, हर एक ट्यूसडे करनाल जो है वो आपका कार फ्री जोन रहेगा। कोई भी यहाँ पे कार नहीं चलाएगा, कार फ्री डे रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए काम करना है। सिंपल सी बात है यार। चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग। कल मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे सबल योजना की शुरुआत की है। ये बात हमने कल डिस्कस की थी और मैंने बताया था कि 1 नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था 1 नवंबर 1956 में, बट 25 जनवरी 1971 में इसको स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा मिला था। तो राज्य का दर्जा 1971 में मिला और यूनियन टेरिटरी 1956 में बना था। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, वहां पे यूटी मिस हो गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो बता दिया मैंने, डी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मेट्रो ने रिसेंटली टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो, क्योंकि G20 की समिट होने वाली, कई सारे डेलीगेट्स वहां पे पहुंचने वाले हैं और उन सब के लिए ये स्मार्ट कार्ड दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। Which state government will introduce a bill in the state assembly in December to ban polygamy? तो polygamy को बैन करने के लिए कौन सा स्टेट बिल पास करने वाला है? सो आसाम इज द राइट आंसर, आसाम स्टेट। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन मेंबरशिप कमेटी में 3 साल के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन कौन से है? सो आंसर हो जाएगा लोकेश सूजी, ऑप्शन डी। ओके, तो कितनी गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया है G20 समिट में, जिसको चेयर कर रहा है इंडिया? तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे था आप लोगों के लिए कल। तो 9 कंट्रीज को भारत ने इनवाइट किया है एज अ गेस्ट कंट्रीज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे उन कंट्रीज के नाम मैंने आपसे पूछे थे, तो मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। 9 कंट्रीज को G20 में बुलाया है, इन्वाइट किया है। कौन कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE, नेदरलैंड, मॉरिशियस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर एंड स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द कंट्री? तो अब आप लोग कहेंगे तो बताया नहीं, ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी, जब अनाउंसमेंट किया था तभी बता दी थी। अभी फाइनली इसको लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया है। सो हमारी पहली यहाँ पे सोलर सिटी कौन सी है? सांची है। कहाँ पर मिलेगी सांची? तो MP में मिलेगी। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिकली सांची, मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और इंडिया की पहली सोलर सिटी है। रिसेंटली जो MP के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसे लॉन्च किया है और यहाँ पे जो कैपेसिटी है सोलर एनर्जी जनरेट करने की वो 3 मेगावाट की है, जो कि लगभग 13,747 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को, इतने टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू 2,38,000 ट्रीज। ओके, नेक्स्ट है, टीचर्स डे पे कितने टीचर्स को नेशनल अवार्ड दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड बेलामाथी पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये कौन थी? मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 थी, फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट ऑफ इसरो, मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 1, या फिर वॉइस बिहाइंड इसरो मिशन लॉन्च्ड। ओके, पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 4 डेट से, 15 अगस्त 2019, 2020, 2021 या फिर 2022। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।